उम्मीद के मुताबिक ही आज इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है आज इंडियन मार्केट्स और पूरे ग्लोबल मार्केट्स में जो भी मेजर इंडाइसेस हैं उनका परफॉर्मेंस आज कैसा चल रहा है, और मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे हम क्या कर सकते हैं इस तरह के मार्केट कंडीशन में। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा ना, फ्राइडे का मार्केट अगर आप देखेंगे और आज का मार्केट कंपेयर करेंगे तो फ्राइडे का परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छा था। आज काफ़ी अच्छा है लेकिन आज से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसा क्यों है ना, जनरली आज ज़्यादा अच्छा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो मार्केट देखना बनता है, इंडियन मार्केट, उससे स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन मार्केट तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छा। उसके बाद सेक्टर थीम देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, कंजम्पशन, डिफेंस सभी, और नीचे भी देखिएगा फार्मा डाउन है लेकिन मोस्टली ज़्यादातर का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं तो यहाँ भी यूएस मार्केट देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका फ्यूचर्स देख लेते हैं, प्री मार्केट, वहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो इंडिकेट दे रहा है कि आज भी शायद यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। यूरोपियन मार्केट्स देखिए यहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक है। एशियन मार्केट्स देखिए यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा है। इनफैक्ट जापान का मार्केट तो 5% के आसपास ऊपर है, और साउथ कोरिया का मार्केट भी अबाउट 5% के आसपास ऊपर है। अब दूसरे एसेट क्लासेस भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या फिलहाल देखते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल कहाँ पे है। तो क्रूड ऑयल फिलहाल $83 पर बैरल आ गया है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस। देखिए मैंने पहले भी बताया था ना, इनफैक्ट काफ़ी समय से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये जो वॉर चल रहा है उसमें किसी तरह का कंफर्मेशन आता है कि भाई लड़ाई अब बंद होने वाला है या बंद हो गया, तो आराम से क्रूड 80 to 85 US डॉलर्स के रेंज में आ जाएगा, और फिलहाल वही देखने को मिल रहा है। 83 आ चुका है, और आने वाले महीनों में अगर ये मामला सेटल हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुल जाएगा, आगे मैं कवर करूँगा इसको, तो वहाँ पे बिल्कुल आप मान कर चलें कि ये 80 से नीचे भी आराम से चला जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की वर्ल्ड में कोई कमी नहीं है। मैंने सैटरडे को तो ये कवर भी किया था ना। उसके बाद बॉन्ड्स देख लेते हैं। बॉन्ड्स में 10 ईयर यूएस का देखते हैं तो थोड़ा गिरा हुआ है, और गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड सिल्वर भी आज बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। यहाँ पे ये बात आएगा ना कि भाई गोल्ड सिल्वर क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि रिस्क तो थोड़ा कम हुआ है। लड़ाई बंद होने का अगर न्यूज़ आता है तो वहाँ पे तो रिस्क कम हुआ, तो गोल्ड सिल्वर के लिए कोई पॉजिटिव तो नहीं है। तो गोल्ड सिल्वर इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि आपको यूएस का 10 ईयर जीसेक देखना पड़ेगा, वहाँ पे वो गिरा है। और साथ ही आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स बहुत नीचे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स ना अभी कुछ समय पहले ही, लास्ट वीक ही मैंने बताया था ना, 100 के आसपास था, अभी ये 99.25 आ चुका है, तो बहुत गिरावट है। तो इन दोनों के कारण ही गोल्ड और सिल्वर में आपको तेज़ी देखने को मिला। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, सिर्फ एक दो फैक्टर नहीं जिसके कारण गोल्ड या सिल्वर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, बहुत सारे फैक्टर्स। तो अभी इन दोनों फैक्टर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ रहा है, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इनफैक्ट, इसीलिए वहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंडिया का देख लेते हैं। भाई इंडिया का रुपये कहाँ, ये भी देखिए 94.5 के आसपास जा चुका है डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ भी अच्छा खासा अप्रिसिएशन तो देखने को मिल ही रहा है ना, 97 के आसपास चला गया था। एक तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने थोड़ा कदम उठाया, और प्लस एक न्यूज़ आया उसके कारण, तो ये भी 93-94 के रेंज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल ये जाएगा। यहाँ 94 से भी नीचे आना चाहिए आने वाले समय में, देखते हैं। उसके बाद हमारा 10 ईयर जीसेक देखिए, उस पर भी पॉजिटिव असर है, वो भी 6.86 के आसपास चलाया, थोड़ा बहुत यहाँ भी गिरावट आया है। सो ओवरऑल ज़्यादातर जो हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस देखे या फिर मार्केट्स देखे, सभी जगह परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। तो अब जान लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो सैटरडे को तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन हाँ यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन आया है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को बोला है कि भाई जो भी लड़ाई चल रहा था, उस पर जो भी डिस्कशन चल रहा था बंद करने का, वो कंप्लीट हो चुका है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने वाला है, और वहाँ पे किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। और साथ ही यूएस ने जो नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है ना, उसे भी हटाने जा रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अभी साइन नहीं हुआ है। बोला जा रहा है कि फ्राइडे को ये साइन होगा, और साइन होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुल जाएगा सभी के लिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा। तो ये सिग्नेचर जिनेवा में होगा। सो लेट्स सी, फ्राइडे तक होपफुली सभी कुछ ठीक से रहता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस की तरफ से, मतलब आप जान ही रहे हैं उनका क्रेडिबिलिटी क्या है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का अनाउंसमेंट आ रहा है कि भाई अब लड़ाई बंद हो गया, तो नेगोशिएशन हमने अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। उनका भी क्रेडिबिलिटी निगेटिव में है। तो ये लोग हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे सुनना किसका कि भाई ईरान क्या बोल रहा है। सैटरडे को मैंने यही बोला था ना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सीरियसली नहीं लेना है उनको, क्योंकि वो तो हमेशा चेंज करते रहते हैं ना क्या बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सीरियसली लेना है कि ईरान क्या बोला है। तो ईरान के एफएम ने, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया था कि नहीं भाई, नेगोशिएशन जो है वो फाइनल स्टेज में है, कभी भी हो सकता है। उन्हीं के स्टेटमेंट पे फिर मैं कॉन्फिडेंस मेरा आया ना कि नहीं भाई अब लग रहा है कि ये बंद होगा। सो लेट्स सी, फ्राइडे को इस पर सिग्नेचर होने वाला है। और मोस्टली यहाँ इशू क्या है, इजराइल की तरफ से इशू आ सकता है, क्योंकि इजराइल अभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जो कुछ भी हो रहा है उससे। और प्लस अभी जो न्यूक्लियर वाला इशू है वो तो अभी भी लटका हुआ है ना। सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम उसी के कारण है, जो इनरिच्ड यूरेनियम है वहाँ पे, उसको हटाया जाना है। लेकिन ईरान इसके लिए अग्री नहीं हो रहा है। तो देखते हैं। बट हाँ, फिलहाल अभी तक अगर देखा जाए तो खुशखबरी तो है, और यही सब कुछ हमें मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कभी भी यहाँ से बढ़ सकता है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ख़त्म हो जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से अगर ये सही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाता है तो पूरे वर्ल्ड इकनॉमी के लिए, और उससे भी बड़ी बात इंडियन इकनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और आने वाले समय में इसका पॉजिटिव असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी थोड़ा बहुत और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसे और मैं डिटेल में थोड़ा कवर करूँगा बाद में। अभी कुछ और न्यूज़, स्पेसएक्स मैंने कवर किया था ना, तो आईपीओ में तो जब लिस्टिंग हुआ 19% से ऊपर गया था, हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। और अब उसका वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि अभी जो प्री मार्केट का ट्रेडिंग हो रहा है ना, उसमें फिर से ये स्टॉक 6% के आसपास ऊपर जा चुका है। और यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है, मैंने बताया था, डिटेल में कवर भी किया था इसको ना। लेकिन हाँ, आजकल चल क्या रहा है ना, फ्यूचर, आपको कौन सबसे अच्छा फ्यूचर दिखा सकता है कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा ना, मैं स्पेस में डेटा सेंटर लॉन्च कर दूँगा, मैं मार्स में 1 मिलियन लोगों का कॉलोनी सेटअप कर दूँगा, ये सब है ड्रीम। तो आजकल तो यही चल रहा है, जो ड्रीम आपको अच्छी तरह से सेल कर देगा ना, उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। और एनी हाउ, एलोन मस्क का तो क्रेडिबिलिटी है ना, अभी तक उनका परफॉर्मेंस भी है, ठीक है, उसी के आधार पे लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और कुछ सालों तक तो बिल्कुल ट्रस्ट बना रहेगा। सो लेट्स सी ये कैसा जाता है। आप लोग का एफआईआई सेलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेरी आता है, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इंडिया में बिल्कुल सही बात है, एफआईआई का सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसका रीज़न भी है जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एफआईआई सेलिंग हो रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस यहाँ से बिल्कुल नहीं आएगा। उसके कारण मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, ताइवान हम लोग डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं, साउथ कोरिया डिस्कस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। लेकिन वहाँ भी जाकर देखेंगे तो हैवी सेलिंग है। साउथ कोरिया में तो एफआईआईज़ ने बहुत ज़्यादा सेल किया है, ठीक है। वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके कारण ये रिटर्न आए। वहाँ भी अच्छा खासा सेलिंग चल रहा है। ताइवान भी देखिए, वहाँ भी नेट आउटफ्लो हो रहा है एफआईआईज़ का, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नेट इनफ्लो है। वहाँ भी लोकल इन्वेस्टर्स, वहाँ भी इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इंडिया के लिए मैंने बार बार आप लोगों को बताया है ना कि ये बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री अगर देखें ना तो पहले बहुत ज़्यादा मैटर करता था एफआईआईज़, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं बोलूँ मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, एफआईआईज़ का पैसा अगर आए तो उसे बोलेंगे आइसिंग ऑन द केक, उससे बिल्कुल सही बात है, एडवांटेज हमें मिलेगा। लेकिन सिर्फ उसके कारण ये बोल देना कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता है, सही नहीं होगा। पहले देखिए, ताइवान साउथ कोरिया का मार्केट कैप रिलेटिवली छोटा हुआ करता था ना, तो बोलते अरे ठीक है भाई, तो लेकिन अब तो बहुत बड़ा हो गया है ना, इंडिया के आसपास हो गया है, कभी कभी तो इंडिया से ऊपर ही भी चला जाता है। रिसेंट टाइम्स में तो ऊपर भी चला गया मार्केट कैप वाइज। तो वहाँ पे भी एफआईआईज़ बेच रहे हैं, तो बिल्कुल हम इंडियन मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, भाई साइज़ सेम है, तो वहाँ भी तो बेच रहे हैं, वो तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोकल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जब मार्केट में अगर थोड़ा बहुत आप देखेंगे पॉजिटिविटी आएगा ना, तो लोकल जो इन्वेस्टिंग हो रहा है इंडिया के अंदर से, वो और ज़्यादा बढ़ेगा।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं परफॉर्मेंस आ रहा है, तो यहाँ भी रिटर्न्स देखने को मिलेगा और होपफुली उसके बाद शायद एफआईआईज भी वापस आएंगे, क्योंकि रुपी में तो स्टेबिलिटी आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बहुत बड़ा निगेटिव था। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में। नहीं हो मैं तो आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा, लेकिन ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे जान लेते हैं कि फ्राइडे को परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा क्यों हो गया और आज परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन उसके मुकाबले तो थोड़ा कम है, ऐसा क्यों है? तो ये मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि स्टॉक मार्केट सभी चीज़ों को डिस्काउंट कर लेता है, फ्यूचर देखकर काम करता है, इवेंट होने से पहले ही रिएक्ट कर देता है अगर इसको पता चल गया तो लास्ट वीक ही और इनफैक्ट फ्राइडे को ही अच्छा खासा आइडिया मिल गया था कि भाई यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, इसीलिए मार्केट ने वहीं पे रिएक्ट कर दिया, अच्छा खासा रिटर्न उसी दिन आ गया। और जब न्यूज़ आया तो उस दिन भी पॉजिटिविटी है लेकिन उसके मुकाबले कम है, क्योंकि रिटर्न तो आ चुका। इसीलिए तो मैं पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ ना। इस तरह के मार्केट में क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, जो पहले से फॉलो करें वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो हमेशा ही लगभग, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा या एग्री, लेकिन लगभग सेम होगा। जब मार्केट थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा कम कम करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे SIP बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से अगर बड़ा पैसा है STP या फिर स्टॉक्स में जा रहे हैं तो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट में भी 4-5 ट्रांचेस 6 ट्रांचेस में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर मार्केट ज़्यादा गिर गया, कभी कभी 20-30% भी गिरता है, इस तरह का गिरावट देखने को मिलता है, तो सही बात है, अगर बड़ा पैसा है तो वहाँ पे STP नहीं करेंगे, वहाँ पे तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे। उसी तरह से मार्केट जब 5-10% गिरता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहेंगे अगर पैसा है तो। ये सिंपल है, ऐसा नहीं कि ये हो गया तो क्या करें, वो हो गया जी नहीं, आपको हमेशा ये फॉलो करते रहना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है। इसको फॉलो करें। देखिए अभी जैसे ये लड़ाई चल रहा है, होपफुली बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो इसके बाद ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, ये बात हमेशा ध्यान, हो सकता है कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए उसके कारण फिर से कुछ ना कुछ इशू होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स हमेशा चलते रहते हैं और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में रिटर्न आता है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो हमें धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ। शॉर्ट टर्म जाएंगे तो 100% लक है, वहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल होगा। लॉन्ग टर्म जाएंगे तो मोस्टली अगर आप टिके रहेंगे, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, तो एवरेज आउट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा और रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट पहले ही रिएक्ट कर गया। अब कोई पूरा पैसा लेकर बैठा हुआ है कि लड़ाई पूरा बंद हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो मैं जाकर पूरा लमसम इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे भाई ज़्यादातर जो रिटर्न्स आना था इससे रिलेटेड वो आ चुका, देख रहे हैं फ्राइडे को भी आ गया, आज भी आ गया, हो सकता है 1-2 दिन और आ जाए, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि सैटरडे को ही मैंने बताया था ना कि साल का देखें या पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी भी देखें ना आप स्टॉक मार्केट्स का, कि भाई जो स्टॉक मार्केट जब से स्टार्ट हुआ, जो एनुअल रिटर्न आ रहा है, उसमें कुछ ही दिन होते हैं जब बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। आपको उन्हीं दिनों में इन्वेस्टेड रहना ही है, अगर आप वो मिस कर जाएंगे तो आपके रिटर्न रिलेटिवली कम आएंगे, इसीलिए हमें ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हाँ ये सही है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लग रहा है गिर जाएगा, थोड़ा बहुत कैश रखेंगे, वो मैं भी रखता हूँ, मैंने भी आप लोगों को हमेशा बताया, लेकिन ज़्यादातर तो इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा है, इन्वेस्टेड रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।